नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्मुद्दा चिकित्सा परम धर्म में। आज की जो वीडियो है उसमें हम सुश्रुत संहिता का जो जलोका उपचारणीय अध्याय है उसका द्वितीय पाद लेकर आ रहे हैं। और अभी लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने इस अध्याय के जो सूत्र संख्या 1 से लेकर सूत्र संख्या 8 तक हमने उसमें डिस्कस किया था। और उसमें क्या क्या गुण होते हैं जलोका के, अलाबू के और हमारे शिंग के, वो सब हमने इसमें देखा था। आज की जो वीडियो है इसमें हम जलोका के बारे में जो इसमें आगे बताया गया है इस अध्याय में, इस चैप्टर में जो बताया गया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का चैप्टर जो कि है जलोका उपचारणीय अध्याय। तो जलोका उपचारणीय अध्याय में जब आप श्लोक नंबर 9 देखेंगे तो वहाँ पर जलोका का वर्णन किया हुआ है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है जलोका उपचारणीय अध्याय, तो जलोका का आना तो इसमें मुख्य बनता ही है। तो सबसे पहले जलोका किसको कहते हैं इसके बारे में आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है कि जलोका हम किसे कहेंगे। तो श्लोक नंबर 9 जो है उसमें यही बोला गया है कि जलम आसाम आयुर इति जल आयु का, ठीक है, यानी जलायु का कहते हैं, किसे कहते हैं, जिसका जल ही आयु है ना, जल ही जिसकी आयु है उसको क्या बोलेंगे, उसको जलोका कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे एक और फिर उन्होंने डेफिनेशन दी है इसी में, उसके बारे में बताया कि जलमास ओक इति जलोक से, यानी जल ही जिसका ओक है, ओक मतलब जिसकी सात्म्यता है, जिसका निवास स्थान है, जिसमें वो कह सकते हैं कि अपने हिसाब से पूरी की पूरी उसमें रहती है, या फिर कह सकते हैं जो उसके लिए बिल्कुल हैबिचुअल है, जो उसका हैबिटेट है, उसी को क्या बोला गया है, उसी को जलोका बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो आचार्य ने आगे सूत्र में जलोका के भेद बताए हैं। तो जलोका के भेद के देखते हैं। तो जलोका के भेद के लिए क्या बोला है, ता द्वादश के कितने प्रकार की जलोका होती हैं, 12 प्रकार की जलोका हुआ करती है, यानी 12 टाइप्स ऑफ जलोका आर देयर। ठीक है, और 12 प्रकार की जलोका में तासाम साविषा षट तावत्या एवं निर्विषा, यानी उसी में से 6 हमारी कैसी होती है, 6 जलोका होती है हमारी जो सविष होती है, यानी पॉइजनस होती हैं, है ना, विषयुक्त होती हैं। और 6 ही उसमें से कैसी होती हैं, 6 होती है हमारी निर्विष जलोका, यानी जो पॉइजनस नहीं होती, नॉन पॉइजनस होती है। ठीक है, उसी के बारे में आचार्य ने आगे फिर वर्णन किया है इन 6 के नाम के बारे में कि तत्र सविषा, यानी उनमें से सविष जलोका कौन कौन सी हैं, जो 6 सविष जलोका बताई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उसमें बोला है कृष्ण, कर्बुरा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, सामुद्रिका, गोचंदना च इति। ठीक है, यानी इस प्रकार से 6 प्रकार की हमारी सविष जलोका होती हैं। इनको याद कैसे करना है, तो याद करने का जो इनका तरीका है वो हमने निमोनिक्स फॉर्म में बनाया हुआ है, जिसमें हमने सविष जलोका के 6 नाम और निर्विष जलोका के 6 नाम जो है उनको याद करने का निमोनिक हमने पहले ही एक वीडियो में अपलोड किया हुआ है। मैं उसका जो लिंक है वो आई बटन में कॉर्नर में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कर्बुरा, कृष्णा, कर्बुरा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, सामुद्रिका, गोचंदना, ये हमारी 6 प्रकार की सविष जलोका होती हैं। अब इनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, किस प्रकार से ये दिखती हैं, क्या है वो आगे आचार्य ने फिर उसका वर्णन किया है। तो एक एक करके उनको देखते चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कृष्णा की, कि कृष्णा जो हमारी जलोका है, सविष जलोका, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखिए कृष्ण से ही समझ में आ रहा है, हम उसको साथ के साथ याद करते चलते हैं किस तरीके से उसको हमें याद रखना है। कृष्णा, तो कृष्ण वर्ण वाली, तो कृष्ण वर्ण का यानी काले वर्ण की, तो काले वर्ण का क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि अंजन के चूर्ण, अंजन के समान। तो देखो तासु अंजन चूर्ण वर्णा, कैसा, अंजन चूर्ण, अंजन कैसा होता है, जो हमारा काजल होता है वो कैसा होता है, ब्लैक कलर का लगाते हैं ना हम, काले रंग का काजल लगाते हैं, तो उसी तरीके से बता रखा है कि अंजन चूर्ण वर्णा, कि उसका वर्ण कैसा होगा, जैसे अंजन का चूर्ण होता है इस प्रकार के वर्णयुक्त। और प्रथुशिरा, है ना, प्रथु मतलब जिसका जो सिर है वो अलग से दिखाई दे, प्रथु सिर वाली जो है वो कैसी हमारी कृष्णा है। तो उसको आप ऐसे भी आ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो थोड़े से कैसे थे बाकी सबसे, ठीक है, वो अलग रहते थे, उनका जो स्वभाव था, जो सारी चीज़ें थी, उन्होंने एक अलग ही अपना पूरा का पूरा नीति अपनाई। तो उस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। वरना आप सिंपल याद रखिए, अंजन चूर्ण वर्ण, कृष्णा से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कृष्णा से अंजन चूर्ण वर्ण होगी और प्रथुशिरा होगी। उसके बाद में बात करते हैं हम किसके, करबुरा के बारे में। ठीक है, अब देखो नाम कैसा है, करबुरा, है ना,
यानी बहुत किसी बुरे लोगों के बारे में बात चल रही है, कर बुरा। तो बुरी सी है हमारी, कौन है, बुरी सी मत्स्य मुख वाली मछली के बारे में यहाँ बात चल रही है। तो आचार्य ने यहाँ पर क्या बोला है, वर्मी मत्स्यवत आयतः छिन्नो उन्नत कुक्षी, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं। तो करबुरा कैसा है हमारा, करबुरा यानी वर्मी नाम की कोई मत्स्य है, मछली है, ठीक है, उसकी तरह लंबी या उसकी तरह उदर वाली जो है, जिसका कैसा है, कुक्षी कैसी है, उन्नत है, छिन्न उन्नत, यानी उन्नत मतलब उठी हुई, ठीक है, यानी उसका जो उदर वाला भाग है वो कैसा है, वो उठा हुआ है, इस प्रकार की। तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं इसमें कि एक बहुत गंदी सी दिखने वाली या वर्मी के आकार में दिखने वाली कोई मछली है, ठीक है, और उससे यहाँ पर उसको करबुरा बोला गया है। तो बुरा दिखने वाली एक वर्मी मछली, उससे करबुरा आप कोरिलेट कर सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं। तो वर्मी मत्स्य वदायता छिन्न उन्नत कुक्षी करबुरा, यानी कैसी बता रखी है कि वर्मी मछली की तरह उदर वाली, जो जिसकी कह सकते हैं कि उसका वत्त है और उसकी जो कुक्षी है वो कैसी है, उन्नत कुक्षी है, उसको करबुरा बोल रखा है। नेक्स्ट इज अलगर्दा। अलगर्दा को कैसे याद करना है, देखो अलगर्दा, अलगर्दा नाम से हमें क्या याद आता है, हमें कोई कह सकते हैं कि एक टेररिस्ट ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई इसी तरीके का नाम है अलगर्दा। और आपने मूवीज़ वगैरह में अगर उनके जो कास्ट उसको लीड कर रोल करते हैं, उनके रोल करते हैं, तो उन रोल्स में आपने देखा होगा कि उनको किस तरीके से दिखाया जाता है। तो वो कैसे होते हैं वो लोग, कि एक तो उनकी दाढ़ी वगैरह होती है, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है ना, इस तरीके से। तो और क्या रहता है कि आगे उन्होंने कोई भी अपना एक जो जिसको मारने वाले उसको बैठा रखा है, साइड में गन लेकर खूब सारे खड़े हुए हैं, है ना, इस तरीके से करके। तो हम उसी को लेके यहाँ पर याद करेंगे। और साथ में एक चीज़ और आपने उसमें देखा होगा कि उनकी दाढ़ी वाड़ी होती है, काली दाढ़ी, या फिर सिर पर काले रंग का वो एक पूरा कैप टाइप का या इस तरीके के रंग सा बांध के रखते हैं। तो इसको देखें तो उसी को एज्यूम करके इसको समझते हैं। रोमशा महापार्श्वा कृष्णमुखी अलगर्दा, यानी रोमशा जो रोम युक्त है ना, उसके जो कह सकते हैं कि रोम युक्त है, साथ के साथ क्या बता रखा है, महापार्श्व, यानी उसके जो पार्श्व हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, वो बड़े हैं, विशाल पार्श्व हैं। तो आप उसी को एज्यूम करो कि एक वो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो दाढ़ी मूछ है, रोम है बढ़िया करके, साइड में पार्श्व में उनके वो गनर्स खड़े हुए हैं ना, गन लेकर खड़े हुए हैं, और साथ में क्या बोला गया, कृष्णमुखी है, ठीक है, कृष्ण मुख वाले। अब वो पूरे टाइम वहाँ पर, अब वो फैसिलिटीज़ में तो रहते नहीं है वहाँ पर, वो ऐसे बीहड़ वाले इलाकों में, ऐसे इलाकों में छुप छुपा कर रहते हैं, तो धूप वगैरह पड़ती है, गर्मी पड़ती है ना, तो वहाँ पर क्या है, उनको कृष्ण मुख हो, उनके मुख जो हो गए वो कृष्ण हो गए हैं, है ना। तो उस तरीके से आप करके याद रख सकते हैं कि अलगर्दा के लिए क्या हुआ है, रोमशा महापार्श्वा कृष्णमुखी अलगर्दा। इससे हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। कृष्णमुखी इज यूज्ड फॉर, है ना, कृष्णमुखी जो बोला गया है वो किसके लिए बोला गया है, वो बोला गया अलगर्दा के लिए। हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि कृष्णा के लिए तो नहीं आया है, कृष्णा के लिए है प्रथुशिरा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, ये अलगर्दा के लिए आया हुआ है, आप चाहे तो अलग से मेंशन कर लीजिए, और कृष्णा के लिए आया हुआ है हमारा प्रथुशिरा, ठीक है। तो कई बार ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं कृष्णमुखी जो है वो कृष्णा के लिए तो नहीं है, तो उसके लिए प्रथुशिरा, ठीक है, प्रथुशिरा इज फॉर अपना कृष्णा के लिए, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें नेक्स्ट आता है हमारा, देखो इंद्रयुधा। अगली जो जलोका है उसका नाम है इंद्रयुधा। अब इंद्रयुधा के लिए क्या बता रखा है, इंद्रयुधा के लिए देखो, इंद्रयुध वत ऊर्ध्वराजी अभिचित्रता इंद्रयुधा। अब आपने रेनबो देखा है, ठीक है, जिसको हम इंद्रधनुष बोलते हैं। तो यहाँ पर उसी का ही वर्णन कर रखा है कि जैसे हमारा इंद्रधनुष होता है, और इंद्रधनुष में आप देखोगे कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं हमारा, जिसको हम विबग्योर करके याद करते थे। तो उन्हीं कलर के अकॉर्डिंग इसमें क्या होती है, विचित्र राजी होती हैं, ठीक है, राजी मतलब रेखाएं होती हैं। तो याद रखना बिल्कुल आसान है कि इंद्रयुधा क्या है, कि ऐसी जलोका जिसमें इंद्रधनुष के समान विचित्र राजी हैं, या अलग अलग कलर की उसमें अलग अलग हमारे कलरेशन दिखाई दे रहे हैं, और डिफरेंट कलर की उसमें राजी यानी रेखाएं मिल रही हैं। तो उसको हमें क्या समझ रहे हैं, उसको हमें इंद्रयुधा समझना है, या इसको हम इंद्रयुधा करके हम ऐसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी सामुद्रिका। अब देखो सामुद्रिका को लेकर चलते हैं। अब इसमें जैसा नाम है इसी तरीके से फिर से यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि क्या कंडीशन है, उसको थोड़ा एक सिनेरियो को समझते हैं। आपने
मूवीज़ वगैरह में समुद्र देखा होगा, है ना, तो उसमें समुद्र जो होता है वो किस तरीके से दिखाते हैं हमारा, है ना, कि उसमें अंदर बहुत सारे कोरल्स हैं, जो हमारे सी प्लांट्स हैं वो उसमें हो रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के उसमें सी एनिमल्स हैं ना, डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज़ हैं, है ना, तो वही सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। और हम लोग जो अपना 10+2 है उसमें भी हम लोग पढ़ते थे कि जो हमारा पोरीफेरा ग्रुप है जिसको हम कोरल्स बोलते हैं, तो वो हमारे सी में होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट उनकी वैरायटीज़ होती हैं, अलग अलग कलरेशंस होते हैं, तो उनको ही याद करते हुए हम यहाँ पर इसको याद करते हैं कि किस तरीके से बताया गया है कि ईशत असित पीतिका विचित्र पुष्प आकृति चित्रा सामुद्रिका। अब इसको उसी तरीके से आप सोचो कि हमारा क्या है, समुद्र में विचित्र प्रकार के पुष्प उगे हुए हैं, ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पुष्प हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं, सी फ्लावर्स समझ लो उसको इस तरीके से करके, और वो भी क्या डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, ठीक है, तो विचित्र प्रकार के हैं, डिफरेंट कलर भी ना लेकर वहाँ पर विचित्र प्रकार के हैं कि डिफरेंट डिफरेंट उनकी आकृति है। तो उससे हमें क्या याद रखना है, उससे हमें याद रखना है समुद्र का, कि समुद्र में अलग अलग आकृति के क्या पुष्प पाए जाते हैं, तो विचित्र पुष्प आकृति चित्रा सामुद्रिका। और उसका भी जो कलरेशन बता रखा है वो कलरेशन कैसा है, तो वहाँ पर कुछ काले हैं ना, कुछ कुछ सित हैं, कुछ पीली पीत हैं, है ना, इस प्रकार से ईशत सित पीतिका विचित्र पुष्पाकृति सामुद्रिका। तो आप समुद्र से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज आता है हमारा गोचंदना। तो गोचंदना को लेते हैं। गोचंदना हमारी यहाँ पर छठी साविश जलोका है। तो उसके लिए क्या बोला गया, गो वृषणवत अधोभागे द्विधाभूत आकृति अणुमुखी गोचंदना। अब देखो अणुमुखी आया है, तो अणुमुखी को हम बाद में लेंगे। तो देखो गोचंदना, ठीक है, तो यहाँ पर बात चल रही है, आप ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं, गो के बारे में बात चल रही है, तो उसी से आप याद रखिए कि कैसा बताया गया है। जैसे गो के वृषण होते हैं, गो मतलब यहाँ पर आप लेके चलो कि जैसे हमारे बुल के या कह सकते हैं बैल के जो वृषण होते हैं, ठीक है, उसके समान आकृति वाली, ठीक है, अधोभाग की तरफ क्या होगा, उसमें साथ में अधोभाग की तरफ वो द्विधाभूत मतलब दो तरीके के, एक तरीके से कह सकते हैं कि बाइफर्केटेड होगा, वो वहाँ से सेपरेशन उसका थोड़ा सा होगा, लेकिन वो प्रॉपर अलग नहीं होंगे, वो ऐसा दिखाई देगा कि वहाँ से अलग है, ठीक है, इस प्रकार की आकृति वाली। और अणुमुखी यानी उसका जो मुख है वो कैसा होगा, छोटा मुख होगा, अणुमुखी होगा। तो इस प्रकार की आकृति वाली जो हमारी कह सकते हैं कि जो जलोका होगी वो सविश जलोका होगी, और कौन सी होती है, गोचंदना होती है। तो हमें एक और नाम यहाँ पर मिला कि अणुमुखी, ठीक है। तो इसको आप एक साथ जब कंपाइल करेंगे तो आपको याद रखना इजी रहेगा, आप पीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको फिर याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। अणुमुखी इज गोचंदना। तो कृष्णमुखी इज अलगर्दा, अणुमुखी इज गोचंदना एंड प्रथुशिरा इज कृष्णा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर 6 प्रकार की हमारी साविश जलोका का वर्णन आचार्य ने करा है। उसके आगे आचार्य क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं कि ताबी दृष्टे पुरुषे दंशे। अब आगे के अगर इन साविश जलोका ने किसी मनुष्य को, किसी मानव को, किसी इंसान को क्या करा, काट लिया, है ना, क्योंकि साविश है तो काटने पर क्या होगा, इनके बाइट करने पर दंश स्थान पर के जो हमारा दंश स्थान है वहां पर क्या होगा, वहां पर शवथु उत्पन्न होगी, वहां पर शोथ उत्पन्न होगा, अर्ति होगी, वहां पर अर्ति मात्र यानी कह सकते हैं कि पेन होगा वहां पर, ठीक है। और साथ में कंडू यानी इचिंग होगी, खुजली होगी, वहां पर मूर्छा आ सकती है पेशेंट को या जिसको काटा है, ज्वर हो सकता है, वहां पर उसका टेम्परेचर राइज हो सकता है, दहा उत्पन्न हो सकती है, वमन हो सकता है, उसको वमन ना बोलेंगे छर्दी बोलेंगे यहाँ पर, उसको छर्दी हो सकती है, मद उत्पन्न हो सकता है यानी उसको मादकता या नशा उत्पन्न हो सकता है, एक तरीके से समझ सकते हैं उसको इस तरीके से। और सदनम इति यानी उसको सदन रहेगा, उसके अंग सदन रहेंगे, थकावट सी उसको महसूस हो सकती है। तो ये हमारे किस प्रकार के, अगर कोई सविश जलोका किसी भी इंसान को अगर काटती है, किसी मनुष्य को काटती है, तो इस प्रकार के लक्षण उसमें उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। अगर इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं और सविश जलोका ने उसको काटा है, तो वहाँ पर हमें किस चीज़ का पान कराना है, वहाँ पर हमें उसे महाअगध का प्रयोग करना है, ठीक है। वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, वहाँ महाअगध का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब महाअगध का प्रयोग कैसे करना है, तो वो भी आचार्य ने वहाँ पर मेंशन किया है आगे कि महाअगध की, ये कई बार क्वेश्चन राइज भी होता है कि महाअगध का सविश जलोका के द्वारा दष्ट होने पर किस महाअगध का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, पानार्थ, नस्यार्थ, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आचार्य ने क्या बोला है, पान, आलेपन, नस्य कर्म आदि
आदिशु उपयुज्य, ठीक है, यानी किस प्रकार से प्रयोग करना है उसको, आप उसे पीने के लिए दीजिए, उसका आलेपन करिए, उसे नस्य आदि कर्म या जो भी इस प्रकार के कर्म है जिसमें आप महागध का प्रयोग कर सकते हैं, आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पर नस्य आदि कर्म या जो भी कर्म है उनका प्रयोग करना है, जिससे उससे क्या हो, जो उसमें विषाक्तता उत्पन्न हुई है साविज जलोका के काटने से, वो वहाँ पर खत्म हो जाए। ठीक है, इसमें आगे फिर आचार्य कहते हैं कि अगर इंद्रयुधा नामक जो हमारी जलोका थी, जो हमने अभी पढ़ा था कि उसमें क्या है, इंद्रधनुष के समान विचित्र प्रकार की रेखाएं उसमें उत्पन्न होती हैं, अगर वो जलोका किसी को दष्ट करती है तो उसको असाध्य समझना चाहिए। तो इंद्रयुधा दृष्टम असाध्यम इत्येता सविष सचिकित्सता व्याख्याता। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यही बोला गया कि अगर इंद्रयुधा नाम की जो जलोका है, अगर वो उसका दंश हुआ है, उसने काटा है, तो वहाँ पर उसको असाध्य, उस रोगी को, उस मनुष्य को असाध्य की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, असाध्य बोलकर ही उसकी आगे चिकित्सा कर्म करने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो साविज जलोका थी उसके बारे में और उसकी चिकित्सा के बारे में आचार्य ने बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा निर्विष जलोका के बारे में। तो निर्विष जलोका भी हमारी कितनी होती हैं, टोटल 6 हुआ करती हैं। इनको याद करने का निमोनिक भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन कौन सी हैं, कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मूषिका, पुंडरीकमुखी, सावरिका, च इति। ठीक है, यानी ये पर हमारी 6 प्रकार की हमारी निर्विष जलोका हुआ करती हैं। कि करके इनको भी समझते हैं, इनको क्या क्या बोला गया है इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तत्र मन शिला रंजिताभ्याम एव पार्शाभ्याम पृष्ठे स्निग्धम मुद्गवर्णा कपिला। पहले कपिला के बारे में बोला गया है, कपिल जो है हमारा, तो कपिला के लिए क्या बोला गया है, जो हमारी कपिला नाम की जो जलोका है वो कैसी है, वो मनशिला रंजिताभ्याम एव, वो कैसा लग रहा है, वो ऐसा दिखने में ऐसी है कि क्या है कि जो हमारा मनशिला होती है, तो मनशिला के द्वारा जो रंजित करने पर जिस प्रकार का कलरेशन उसमें आता है, कह सकते हैं थोड़ा सा येलोइश एंड ऑरेंज टाइप का जो उसमें कलरेशन आता है, उस प्रकार का ये वर्ण लिए हुए होती है। ठीक है, उसके अलावा क्या बोला गया, मतलब उसके जो पार्श्व होते हैं वो इस प्रकार के रंगे हुए होते हैं, और जो उसकी पृष्ठ होती है, पृष्ठे स्निग्धम, जो उसकी पृष्ठ होती है, पीठ होती है, वो कैसी होगी, वो स्निग्ध होगी। और साथ में मुद्ग वर्णा, उसका जो कलर बता रखा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए कि उसका जो यहाँ पर वर्ण बता रखा है कैसा, मुद्ग वर्ण, यानी जो हमारी मूंग की दाल होती है, मूंग की दाल के समान उसका रंग हुआ करता है। कहाँ पर, उसकी पीठ का। ठीक है, तो यहाँ 2 कलर बता रखे हैं, पार्श्व का रंग बता रखा है जैसे मनशिला के द्वारा रंजित होने पर जैसा कलर होता है उस प्रकार से, और जो पृष्ठ का वर्ण है वो कैसा होगा, वो थोड़ा सा मुद्ग वर्णा शेड लिए हुए होगा और वो स्निग्ध होगा। ठीक है, तो कपिला, तो हम इसको याद करने के लिए इस तरीके से याद कर लेते हैं कि कपिल का जो मन है वो शिला पर आया है ना, तो थोड़ा याद करना इजी हो जाता है। निमोनिक है एक तरीके से कि कपिल का जो मन है वो शिला पर आया है ना, कपिल का मन शिला पर आया। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा याद रहता है, इजी रहता है कि भाई मनशिला द्वारा रंजित कौन सी वाली बता रखी है, तो वो हमारी कपिला बता रखी है। ठीक है, इस प्रकार से हम करके थोड़ा सा याद कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज पिंगला। ठीक है, पिंगला, पिंगला वैसे हमारी नाड़ी भी होती है, तो पिंगला के बारे में देखते हैं। पिंगला के लिए क्या बोल रखा है, किंचित रक्तात वृत्त काया पिंगला आशुगा च पिंगला। ठीक है, यानी पिंगला के लिए क्या बोल रखे हैं कि कुछ ये कैसी होती है, ये वृत्त काय वाली होती है। पहली चीज इसमें क्या है, वृत्त काय, वृत्त मतलब थोड़ी गोल आकृति वाली, इसकी जो काया होती है, जो इसकी आकृति होती है वो कैसी होती है, वो गोल आकृति होती है। और सर किंचित रक्त, यानी हल्के से रक्त वर्णयुक्त। ठीक है, यानी हल्के से लाल वर्णयुक्त होती है, गोल होती है। ठीक है, और साथ में इसके बारे में क्या बता रखा है कि इसका जो वर्ण होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा पिंगल वर्ण होता है, पिंग आशुगा। और आशुगा मतलब ये मतलब शीघ्र चलने वाली है, कह सकते हैं कि आशु जो टर्म है वो यूज़ करा जाता है शीघ्रता के लिए। तो थोड़ा सा इसका जो मोटिलिटी होती है वो ज़्यादा तेज होती है, तो इजीली ये कह सकते हैं कि कंपेरेटिवली जो बाकी जलोका के मुकाबले है ये थोड़ा सा ज़्यादा हरकत करती है, ज़्यादा तेज से थोड़ा सा मूवमेंट करती है, तो आशुगा इसके लिए बोल रखा है। तो यहाँ पर हम कैसे याद रखेंगे कि किंचित रक्ता, कि रक्त है, वृत्त काय वाली है, और पिंग थोड़ा सा इसका वर्ण है, पिंगल वर्ण है इसका, साथ में बहुत तेज मोटिलिटी करती है, तो इसको पिंगला बोला गया है। नेक्स्ट इज शंकुमुखी।
शंकुमुखी के लिए क्या बोला गया है, देखो जैसा नाम है ना शंकुमुखी, तो इसको आप ऐसे लेके चलो शंख के समान। तो शंख कैसा होता है, थोड़ा सा कोनिकल शेप में होता है ना शंख, एक कोन शेप में थोड़ा सा आप एज्यूम करो, है ना, ऐसे ही होता है ना शंख जो होता है हमारा। अगर ऐसे एक आकृति बनाते हैं थोड़ी सी, तो इस प्रकार से ही होता है ना शंख, थोड़ा सा कोनिकल शेप का। तो उसी तरीके से देखो, तो इसके जो कह सकते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी उसी प्रकार से बता रखी हैं कि पहले बोला गया है कि यकृत वर्ण, किसका जो वर्ण होता है वो कैसा होता है, यकृत के समान होता है। जैसे हमारा यकृत का कलर होता है ना, जैसे लीवर का कलर होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर इसका वर्ण बता रखा है। शीघ्र पायनी होती है, जल्दी जल्दी पीती है, ठीक है। दीर्घ तीक्ष्ण मुखी वाली जो होती है उसको हम शंकुमुखी कहती है। तो आप उसको समझो किस तरीके से कि एक तो लीवर के वर्ण वाली होती, यकृत वर्ण वाली होती, सेकंड शीघ्र पायनी। अब देखो जब इसका इस तरीके का आकृति होगी ये, तो क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से स्पीडली यहाँ से अगर आप किसी चीज़ को पलट रहे हो, किसी बोतल में अगर किसी लिक्विड को पलट रहे हो, अगर आप वहाँ पर आप कोन लगा लेते हो तो क्या होता है, वो जल्दी से उसमें पलट जाता है ना, वो आप इजीली उसमें ट्रांसफर कर सकते हो उसको। तो इसी प्रकार से आप देखो यहाँ पर क्या होगी, शीघ्र पायनी होगी, जल्दी जल्दी पीने वाली। साथ में इसका मुख कैसा होता है, दीर्घ और तीक्ष्ण। तीक्ष्ण मतलब यहाँ पर आप देखो, आप कोन की जो शेप होती है वो क्या होती है ना, इस तरीके की देखो, तो क्या है, ये तीक्ष्णता युक्त है, और साथ में कैसा है, दीर्घ है ना। तो दीर्घ तीक्ष्ण मुखी जो होगी और शीघ्र पायनी, जल्दी जल्दी पीने वाली, वो कौन सी होती है, हमारी शंकुमुखी। और इसका जो वर्ण होता है वो यकृत वर्ण की ये हुआ करती है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज मूषिका। याद करना बहुत आसान है, जैसा नाम है मूषिका, तो उसी प्रकार से इसके करेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं। मूषिका आकृति वर्ण अनिष्ट गंधाच मूषिका, यानी मूषिका के समान अर्थ वाली, मूषक के समान गंध वाली, इसकी जो गंध होगी वो आकृति होगी वो ऐसे ही होगी, मूषक के समान आकृति होगी, उसी प्रकार से उसका वर्ण होगा। और गंध कैसी होगी, यानी थोड़ा सा कह सकते हैं कि अनिष्ट गंध होगा, उसका अच्छे से गंध नहीं आएगी, दुर्गंधित होगी वो, है ना, सुगंध नहीं होगा, दुर्गंध होगा वहाँ पर। तो इस प्रकार की जो जलोका होती है वो हमारी कौन सी होती है, वो मूषिका हुआ करती है। नेक्स्ट इज पुंडरीक मुखी। पुंडरीक मुखी के लिए क्या बता रखा है, तो पुंडरीक मुखी के लिए सबसे पहले आप मार्क करिए इसमें भी मुद्ग वर्ण। तो मुद्ग वर्ण पहले किस में आया था, पहला आया था कपिला में, और दूसरा आया हुआ है पुंडरीक मुखी में। तो ये कैसी होती है, मुद्ग वर्ण होती है, यानी हमारा मूंग की दाल के समान का इसका वर्ण हुआ करता है। पुंडरीक तुल्य वक्त्र, ठीक है, कैसी होगी ये कि एक तो मूंग की दाल के समान होगी, और जो हमारा कमल होता है ना, पुंडरीक किसको बोलते हैं, कमल के लिए बोलते हैं ना। तो जैसा हमारा कमल होता है, तो कमल के समान तुलने वाली, या कह सकते हैं कमल के समान मुख वाली जो है वो पुंडरीक मुखी है। तो इसको तो कोरिलेट करना आसान है, जैसे हमने मूषिका को करा था, सब कुछ मूषिका से कंपेयर करा जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर पुंडरीक में भी, पुंडरीक मुखी में भी पुंडरीक से सारा का सारा कोरिलेशन है, बस इसका जो वर्ण है वो कैसा है, वो मुद्ग वर्ण वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज आता है हमारा सावरिका। तो सावरिका को कैसे याद करना है, हमारा सावरिका के लिए बोला गया स्निग्धा। स्निग्ध होती है पद्म पत्र वर्णा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। यह इंपॉर्टेंट इसलिए आता है कि हम इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि पद्म पत्र यानी कमल के पत्र के समान जिसका वर्ण हो, और हम इसको पुंडरीक मुखी से कई बार कोरिलेट कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर पद्म के समान है, लेकिन हमें यहाँ पर इसको ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा अलग से याद करना है कि पद्म पत्र वर्णा जो होती है वो कौन सी होती है, हमारी सावरिका होती है। और इसका प्रमाण भी बता रखा, आचार्य ने केवल इसी का एक प्रमाण बता रखा है यहाँ पर कि कितनी होती है, 8 दशांगुल प्रमाणा, यानी ये 18 अंगुल प्रमाण की हुआ करती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इतनी बड़ी जलोका होगी तो इंसानों में तो लगेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में बता रखा है। तो इस प्रकार से आप जो हमारी निर्विष जलोका है उनके बारे में आचार्य ने डिस्कशन किया है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इनको मेमोराइज कर सकते हैं। आगे चलते हुए बात करते हैं इनके जो हमारे कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है, इनके निवास स्थान कौन कौन से हैं। तो निवास स्थान के लिए क्या बोला गया है, तासाम यवन पांड्य सह्य पौतन आदि क्षेत्रेणी तेषु महाशिरा बलवत्य शीघ्र पायन्यो महाशना निर्विशाश्च विशेषण भवंती। यानी कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ पर ये पाई जाती हैं, तो यवन प्रदेश, ठीक है, यवन प्रदेश है ये हमारा जो अरब क्षेत्र कह सकते हैं, या फिर उससे भी आगे का जो क्षेत्र है उसको यहाँ पर लेकर चलते हैं। दैट इज नेक्स्ट इज हमारा कौन सा रखा है, पांड्य क्षेत्र,
ठीक है। तो पांड्य क्षेत्र है, तो पांड्य क्षेत्र को जो लिया जाता है वो हमारे चेन्नई वाला जो एरिया है, यानी लोअर पेनिनसुला वाला जो एरिया है उसको लेकर इससे कोरिलेट करते हैं। नेक्स्ट इज सह्य। तो सह्य में हम जो इसमें लेकर चलते हैं वो हमारा कहते हैं कि जो इलाका मध्य प्रदेश वाला जो इलाका आता है, एमपी वाला जो इलाका आता है, उससे थोड़ा सा इसको कोरिलेट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज पौतन। तो पौतन जो बता रखा है, तो पौतन वाला इलाका जो है वो हमारा मथुरा, आगरा, इस प्रकार का जो क्षेत्र है उसको हम पौतन वाले क्षेत्र से कोरिलेट करते हैं। तो ये हमारे कुछ स्थान बता रखे हैं जहाँ पर हमारी जलोका पाई जाती हैं, ठीक है। और कौन सी जलोका? निर्विष जलोका पाई जाती हैं। उनके लिए भी बता रखा है कि ये जो जलोका होती है जो इन देशों में पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, तो वो महाशरीरा होती है, यानी उनका जो शरीर होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। बलवत्य यानी कैसी होंगी? बलवान होंगी। शीघ्र पायन यानी रक्त का शीघ्र ही पान करने वाली। महाअशना, ठीक है, यानी उनकी जो डाइट होगी यानी जो खाती हैं वो उनकी मतलब ज़्यादा खाने वाली होंगी। और विशेष रूप से वो कैसी होती हैं? वो निर्विष जलोका हुआ करती हैं, विशेष करके यहाँ पर निर्विष जलोका पाई जाती हैं, ठीक है। अगला श्लोक देखें, श्लोक नंबर 14। तो उसमें क्या बोला गया है? तत्र तत्र सावेश, अगले श्लोक में तत्र सावेश मत्स्य कीट दर्द्रु मूत्र पुरिष्कोथ जाता कुलेश्व अम्बसु च साविश। अब यहाँ पर साविश के बारे में बता रखा है कि वो किस जगह पर उनका जन्म होता है, या फिर क्या क्या चीज़ें वो खाती हैं, क्या या फिर कौन से क्षेत्र ऐसा मिलेगा जहाँ से हमें अगर जो जलोका पकड़ते हैं तो हम कैसे समझे कि वो एरिया जो है वहाँ पर साविश जलोका होगी या निर्विष जलोका होगी। तो उन्होंने, आचार्य ने ये बता रखा है कि अगर कहीं पर विषयुक्त कोई भी पॉइजनिंग कह सकते हैं कि टॉक्सिसिटी, सॉरी, कि अगर टॉक्सिसिटी कहीं पर हो रही है, मत्स्य है, कीट यानी मछली है, कीड़े हैं, और जो हमारे कह सकते हैं कि जो मेंढक वगैरह है उनके मूत्र पुरीष वगैरह वहाँ पर अगर मिक्स्ड है, या वहाँ पर उनका कोत हो रहा है, वहाँ सड़ रहे हैं वो एरिया में, या उस जगह पर, उस तालाब में, या उस जहाँ पर भी वो पानी एकत्रित है, जल है, उसमें अगर वो सड़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो उत्पन्न होने वाली जो जलोका होंगी वो कैसी होंगी? वो हमारी विषैली होंगी, साविष युक्त होंगी। और आगे आचार्य ने क्या बोला है? पद्म, उत्पल, नलीन, कुमुद, सौगंधिक, ये सारे के सारे हमारे कह सकते हैं कि पद्म के ही प्रकार हैं। विभिन्न प्रकार के जो हमारे कमल होते हैं उनके प्रकार बता रखे हैं। तो वही सौगंधिक, कुवल पुंडरीक, ठीक है। और शैवल कोत जाता विमलेशु अम्बशु च निर्विषा, जहाँ जहाँ पर मतलब जहाँ पर स्वच्छ चीज़ होंगी। आप देखो कमल तो सुंदर होता है ना, बहुत अच्छा सा होता है देखने में। तो जहाँ पर ये हमारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ कमल वहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर शैवल के बारे में बोल रखा है ना, ये शैवल बोलते हैं हम एल्गी को। तो जहाँ पर अच्छी वाली जो एल्गी है, अच्छी वाली एल्गी से समझ सकते हैं ग्रीन एल्गी जहाँ पर हमारी उग रही है ना, और जहाँ पर क्या हो मल रहित जो अम्बु है, जहाँ पर जो जल है वो मल रहित है, तो वहाँ पर जो जलोका पाई जाएंगी वो कैसी पाई जाएंगी? वो निर्विष जलोका वहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट श्लोक है, उसको देखते हैं, श्लोक नंबर 15। क्षेत्रेषु विचरन्त्य एता सलिल आड्य सुगंधिषु नैच संकीर्ण चारण्यो नैच पंकेशया सुखा। अब यहाँ पर आगे और उन्होंने बताया गया है कि किस जल के बारे में बात चल रही है, किस जगह पर ये होगा। तो आचार्य कहते हैं ऐसे क्षेत्र जहाँ पर क्या होगा? सलिल यानी जल जो होगा वो कैसा होगा? जो जल कैसा? गहरा जल होगा, है ना। सलिल आड्य यानी गहरा जल होगा, और सुगंधित होगा, ठीक है। जहाँ पर सुगंधित से मतलब है कि मल रहित हो, है ना, एक तरीके से, जहाँ पर कोई भी ऐसे कूड़ा या फिर कोई भी गंदगी सड़ ना रही हो, तो वहाँ पर जल जो होगा वो स्वच्छ होगा, वहाँ पर उसमें दुर्गंध नहीं आएगी। तो वहाँ पर कैसी? वहाँ विष रहित जलों का वहाँ पर निवास करती हैं। और किस जगह पर वो निवास नहीं करती? नैच संकीर्ण चारण्यो, यानी ऐसी जगह जहाँ पर संकीर्ण जगह, यानी कह सकते हैं कि छिछला पानी है, पानी की जो कम है, और साथ में नैच पंकेशिया, जहाँ पर कीचड़ वगैरह वाला एरिया है, वहाँ पर जो हमारी जलोका है वो सुखपूर्वक निवास नहीं करती, या वहाँ पर जो विष रहित जलोका है, या कह सकते हैं निर्विष जलोका है, वो वहाँ पर इजीली नहीं पाई जाती। तो आज के वीडियो में काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे का जो इसका पार्ट है, यानी जिसमें हम बात करेंगे कि जलोका को कैसे ग्रहण करना है, उसका संग्रहण कैसे करना है, उसको किस तरीके से उसका कंजर्वेशन करना है, किस तरीके से उसको पालन करना है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।